अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीजेस, है ना। आयनिक रेडियस में भी हम लोग ऐसा ही लिखेंगे। इसमें कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड दे हैव सेम चार्ज, है ना। चार्ज सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि चार्ज अलग अलग हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमसे पूछूं कार्बन माइनस, नाइट्रोजन माइनस, ऑक्सीजन माइनस और फ्लोरीन माइनस, इसमें रेडियस का ऑर्डर कंपेयर करो, तो तुम क्या बोलोगे, क्या ऑर्डर आएगा, बोलो। सर कार्बन लार्जेस्ट आएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसा आएगा, ठीक है। हमें हाँ, चार सेम चार सेम रहना चाहिए। ऐसे ही सेकंड पॉइंट में लिखता हूँ, फर्स्ट पॉइंट तो ये था, सेकंड पॉइंट हम लोग लिखते हैं डाउन द ग्रुप आर इंक्रीजेस, है ना। रेडियस इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप, मतलब टॉप टू बॉटम ही हम लोग जाएंगे। और इसमें भी सेम है, प्रोवाइडेड दे हैव सेम चार्ज। सभी लोग म्यूट रखो अपने आप को। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल की बात करते हैं, लिखा मैंने लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस। तो हम क्या देखेंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो रेडियस इंक्रीज होगा, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो रेडियस इंक्रीज होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ये तो सारी हमारी डाउन द ग्रुप या फिर अक्रॉस द पीरियड बातें हो गई। थर्ड पॉइंट हम लोग क्या लिखते हैं, देखो हम लोग लिखते हैं कि कोई सेम एटम है ना, एक एटम है जो एनाइनिक है, एक एटम है जो न्यूट्रल है, एक एटम है वो पॉजिटिव चार्ज है। इसके लिए बात कर रहे हैं फॉर सेम एटम। साइज किसका ज्यादा होगा, पढ़ा होगा तुमने पहले भी, एनाइन, न्यूट्रल और कैटाइन, किसका साइज ज्यादा होता है सर एनायन। एनाइन का साइज ज्यादा होता है, कैटाइन का साइज कम होता है। इसका लॉजिक क्या बताते हैं, सपोज करो मान लो कि 10 प्रोटॉन वाला एलिमेंट है कोई, है ना। अब ऑब्वियसली चार्ज पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, प्रोटॉन तो सेम ही रहते हैं ना, सभी में प्रोटॉन तो सेम ही रहते हैं। मान लो न्यूट्रल वाले में 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसमें 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब हम लोग बात करें, मैं इधर से इधर जा रहा हूं, तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है सर। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, क्योंकि जेड इफेक्टिव हम लोग देखते हैं पी बाई ई के रेशो से। ऐसा मैंने पहले ही बताया था, जेड इफेक्टिव पी बाई ई के रेशो से देखते हैं। मतलब एक में तो 10 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को मिलकर पुल कर रहे हैं अंदर की तरफ, और एक में 10 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहे हैं अंदर की तरफ। तो ज्यादा पुलिंग कहाँ होगी, जहां पर 9 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन्स को पुल करना इजी होगा 10 प्रोटॉन के लिए। तो जितना अंदर की तरफ पुल करेंगे उतना ही साइज कम होगा। तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो मेरा साइज कम होता है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो साइज कम होगा। तो इस बात को हम लोग याद भी रख सकते हैं क्या, कि जेड इफेक्टिव साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए साइज कम हो रहा है, ठीक है। और जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है, प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशो, प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन रेशो। फोर्थ पॉइंट, अगर मान लो मैं बात करूं फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी जिनमें इलेक्ट्रॉन ही सेम हो, है ना, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होंगे तो हम बोलेंगे कि हमेशा एनाइन का रेडियस ज्यादा होता है न्यूट्रल से, और न्यूट्रल का रेडियस ज्यादा होता है कैटाइन से। कैसे, इसको भी एग्जांपल की हेल्प से मैं बताता हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस और Mg प्लस। सभी में अगर तुम बात करो प्रोटॉन की, तो ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं, फ्लोरीन में 9, सोडियम में 11 और मैग्नीशियम में 12। इलेक्ट्रॉन्स की बात करो तो सभी में इलेक्ट्रॉन्स 10 ही है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब मैं बोलता हूं लेफ्ट टू राइट में जा रहा हूं, तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि सभी में देखो इलेक्ट्रॉन्स है जिनको हमें अंदर की तरफ पुल करना है, वो तो सेम है।
बट जो लोग पुल कर रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। मैग्नीशियम में 12 लोग मिलके पुल करेंगे, ऑक्सीजन में 8 लोग मिलके पुल करेंगे, तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम में पुलिंग ज्यादा होगी, जेड इफेक्टिव ज्यादा तो रेडियस कम, तो इसलिए बोलते हैं कि एनायनिक जितना ज्यादा होगा उसका रेडियस उतना ही ज्यादा होगा, कैटायन में कम होगा। बट इसमें कंडीशन सारी है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर ये सब बातें, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स की हेल्प से हम लोग आयनिक रेडियस को खत्म करते हैं, है ना। क्वेश्चन देता हूँ एक करने को, क्वेश्चन दो कर, सिंपल क्वेश्चन है, करके बताओ मुझे। क्वेश्चन इज arrange the following in their correct order of radius। रेडियस के करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है ना। सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है ना, बट वही है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट सोडियम और सोडियम प्लस, सेकेंड है Cl और Cl माइनस, थर्ड Na प्लस Mg2 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस, फोर्थ है F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, फिफ्थ है S2 माइनस Cl माइनस पोटेशियम प्लस कैल्शियम 2 प्लस, सिक्स्थ है कॉपर प्लस कॉपर 2 प्लस, सेवंथ पे स्टामा कर रहा हूँ H माइनस और F माइनस। बताओ, जब तक एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ। हो गया क्या? हाँ सर। पहले वाले में बताओ कौन बड़ा होगा, सोडियम और सोडियम प्लस में? Na प्लस। अबे सोडियम बड़ा होगा ना, सोडियम प्लस कहाँ से? हाँ सर Na बड़ा रहेगा। Cl और Cl माइनस में? Cl माइनस। Cl माइनस। Na प्लस Mg2 प्लस और एल्यूमिनियम 3 प्लस में? Al3 प्लस फिर Mg2 प्लस G2 फिर plus फिर Na plus। Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस। हाँ सर, ऐसे रहेगा। सभी को देख लो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जितना ज्यादा कैटायनिक कैरेक्टर होगा उतना ही रेडियस कम होगा। फोर्थ में बताओ सर, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ में सर पोटेशियम सबसे ज्यादा, कैल्शियम फिर हाँ, फिफ्थ में बोलो पोटेशियम। अरुकिन। पहले तो तुम इन सर सबको सबसे देख के छोटा बताओ, कैल्शियम होगा। सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये है ना? हाँ सर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो एनाइनिक सबसे बड़ा और कैटाइनिक सबसे छोटा। इसमें हम लोग देखें तो जैसे जैसे प्लस चार्ज आता जाता है रेडियस कम होता जाता है, जैसे जैसे प्लस चार्ज आता जाएगा रेडियस कम होता जाएगा, ठीक है। सेवंथ वाले पे स्टार मार्क लगाया मैंने। H माइनस और F माइनस में अगर हम लोग देखें तो H माइनस बड़ा होता है, इसको याद रख सकते हो तुम लोग, है ना, ठीक है। सर एक्सेप्शन। एज ए एक्सेप्शन याद रख सकते हो, या फिर इसमें हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि मतलब अब वो बोलने की बात है, मतलब उसको हम लोग
थ्योरेटिकली प्रूव तो नहीं कर पाए। मतलब अगर तुम कहीं लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें बुक्स वगैरह में, तो वहां ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि इसमें हाइड्रोजन में H माइनस में इलेक्ट्रॉन हो गए 2, प्रोटॉन हो गया 1, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपैरिजन में जस्ट डबल है, तो एकदम से साइज इंक्रीज हो जाएगा। और फ्लोरीन में ऐसा नहीं होता, इसलिए फ्लोरीन का साइज कम होता है। बट मैं तो मानता नहीं हूँ इसको, कुछ ऐसे लॉजिक पता नहीं क्या लॉजिक है, इससे क्या समझ आया हमको। तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे ही याद रखें तो ज्यादा बेटर है। सेकंड ये वाला क्वेश्चन था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आयनिक रेडियस ऑफ Fe इज लार्जेस्ट। क्या आएगा आंसर? FeO। FeO क्यों? FeO में Fe+2 में है, Fe2O3 में +3 में है, FeCl3 में भी +3 में। जिसमें जितना ज्यादा कैटाइनिक होगा वो छोटे होंगे और जितना कम कैटाइनिक होगा वो बड़ा होगा। लार्जेस्ट पूछा है तो हमें पता चल गया। क्लियर है? सर बी और सी में से कौन सा बड़ा होगा? बी और सी में अब ऐसे तो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में ही Fe+3 में है। ठीक है, ठीक है ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट पहले पढ़ा है तुम लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? बताओ, इनर्ट पेयर इफेक्ट बताओ, जब तक मैं इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। सर बेसिकली जो एस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मतलब उनको वो रिमूव नहीं होते इजीली, क्योंकि वो न्यूक्लियस से बहुत हाई एनर्जी के साथ बाउंड होते हैं। तो इस वजह से जो है अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल में हो तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। देखो, मेरा थोड़ा तरीका अलग है इनर्ट पेयर इफेक्ट समझाने का, है ना। बुक्स में अलग तरीके से लिखा होता है, मेरा तरीका थोड़ा अलग है, वो शायद तुमने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। तो मैं इमेज ऐड कर रहा हूँ, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इतना ज्यादा लिखना वो टाइम वेस्ट है और लिखने में भी जोर आता है मेरे को। दिख रहा है? दिख रहा है क्लियर? हाँ सर। यस। ठीक है, अब देखो मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। मैं पढ़ रहा हूँ, इसको देखना। एक सेकंड रुको, मैं एक बार इस पर वो चला के देखता हूँ। नहीं चल रहा, नहीं रेजर, ठीक है। मतलब मैं अंडरलाइन करते पढ़ता हूँ। देखो मैंने लिखा इनर्ट पेयर इफेक्ट, मैं पढ़ रहा हूँ इन पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में, पूरे पी ब्लॉक में नहीं, ग्रुप नंबर 13, 14 और 16 में, सॉरी 13, 14 और 15 में मैंने लिखा। उसमें क्या लिखा? इन NH2 इलेक्ट्रॉन, NH2 में मतलब कौन से वाले? जनरली 6s2 वाले, है ना। become somewhat inert, usually they fail to participate in any chemical reaction, however with very rigorous reagent like fluorine they may undergo reaction। हमने बोला कि इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या है कि हमारा कोई इलेक्ट्रॉन पेयर होगा जो इनर्ट होगा, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, और वो कौन है? वो 6s2 के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इनर्ट रहते हैं, वो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो बॉन्ड वगैरह कुछ भी नहीं बनाते हैं। तो ऐसा क्यों है? ये तो मैंने लिखा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता ही क्या, उसका स्टेटमेंट था कि 6s2 के इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, कभी बॉन्ड नहीं बनाते। क्या कभी नहीं बनाते? नहीं, ऐसा नहीं है, कभी कभी बना लेते हैं, जब उनके सामने बहुत ही खतरनाक रिगरस रिएजेंट आ जाए, लाइक फ्लोरीन। फ्लोरीन के जैसा कुछ आ जाए तो वो बना लेंगे, बट जनरली नहीं बनाते। उसका रीजन क्या लिखा है मैंने लिखा है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस यूजुअली इंक्रीजेस। ऐसा होता है, मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस यूजुअली इंक्रीजेस। बोलो। यस सर। तो मैंने लिखा दस इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ, मतलब बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगा। यस, जैसे उसके लिए मैंने 2 एग्जांपल भी लिखे हैं, जैसे एक HF लिखा है और एक HI लिखा है। तो बोलते हैं बॉन्ड लेंथ HI में ज्यादा होता है HF से। क्यों? ये तो तुम्हें दिख रहा होगा, क्योंकि फ्लोरीन छोटा होता है, आयोडीन बड़ा होता है, इसलिए। एक और एग्जांपल लिखा F2 और I2 की बॉन्ड लेंथ देखे तो I2 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है F2 से। तो हम देख रहे थे कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, मतलब बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। इतना समझ आता है? यस सर। ठीक है, मैंने लिखा लॉन्गर बॉन्ड्स आर यूजुअली वीकर, सो बॉन्ड स्ट्रेंथ यूजुअली डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अब ऊपर से नीचे जा रहे हैं, बॉन्ड का लेंथ बढ़ रहा है, बॉन्ड का लेंथ बढ़ रहा है मतलब बॉन्ड लंबा होता जा रहा है, मतलब बॉन्ड वीक होगा।
बॉन्ड वीक होगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। मतलब हम बोल रहे हैं टॉप टू बॉटम हम लोग जाएंगे तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा नहीं, बॉन्ड का स्ट्रेंथ घटेगा। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बॉन्ड मेरा वीक होता जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? हाँ सर। यस हाँ सर। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं ऐड करता हूँ, नेक्स्ट इमेज एक और ऐड करता हूँ, उसमें इनट पेयर इफेक्ट हमारा खत्म हो जाएगा। एक इमेज और है ना, दिख रहा है सभी को? यस सर। ठीक, अब देखो मैंने लिखा गया ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड वीक होगा। ठीक है, अब आगे मैंने लिखा है क्या, मैंने लिखा है इन्वॉल्वमेंट ऑफ 6s2 इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग और इन ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स एक्साइटेशन ऑफ 6s2 इलेक्ट्रॉन टू 6p। अगर सपोज करो मान लो मेरा 6s2 का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड बनाने में, तो ऐसे तो पार्टिसिपेट नहीं बने करेगा। मान लो किसी एटम के लिए मैंने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल 6s2 6p बने, तो बॉन्ड बनाने के लिए मुझे एक्साइट करवा के उसको अनपेयर्ड करना पड़ता है ना, तभी तो वो पार्टिसिपेट करेगा। बोलो, ऐसे थोड़ी है कि वो बॉन्ड तभी बनाएगा जब इस स्टेट में होगा, तब तो बॉन्ड बनाएगा नहीं। दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तब वो 2 सिग्मा बॉन्ड बना पाएगा। तो बॉन्ड बनाने के लिए उसको अनपेयर्ड तो होना पड़ेगा ना, पढ़ा होगा ऐसा केमिकल बॉन्डिंग में। तो हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि दिस एक्साइटेशन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजा, तो दिस एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ऑब्वियसली मुझे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। बोलो। यस सर। यस सर। अब मैंने यहाँ पर एक बात लिखी है जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ अभी, क्या बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है एक्सोथर्मिक और बॉन्ड डिफॉर्मेशन का मतलब होता है एंडोथर्मिक। कभी भी बॉन्ड बनता है तो वो एक्सोथर्मिक होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है या डिफॉर्म होता है तो एंडोथर्मिक होता है। ये बात समझते हो तुम लोग? यस। हमेशा बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी मुझे रिलीज होगी, मतलब एक्सोथर्मिक, और बॉन्ड अगर मुझे ब्रेक करना है तो एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी। और ऑब्वियसली 6s2 का इलेक्ट्रॉन मान लो सपोज करो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, माना मैंने, तो उसको एक्साइट करवाना पड़ेगा, मतलब मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। और वो क्या कर रहा है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए। तो हम क्या बोलते हैं कि ये बॉन्ड में एनर्जी देनी जो पड़ रही है, बॉन्ड एनर्जी आएगी कहां से? जो नया बॉन्ड बनेगा वहां से जो एनर्जी रिलीज होगी वहां से ही हमें मिलेगी। और बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और जितना ज्यादा वीक बॉन्ड बनता है उतनी कम एनर्जी रिलीज होती है। तो देखो हमने यहाँ से एरो मार्क करके लिखा है क्या, दिस एनर्जी इज कंपनसेटेड बाय फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा बॉन्ड इन एक्साइटेड स्टेट। देखो अगर ग्राउंड स्टेट में रहता तो एक ही बॉन्ड बना पाता क्योंकि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक्साइटेड स्टेट में एक्स्ट्रा बॉन्ड कितने बनाए? 2, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। तो एक्साइट करवाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ी, और ये एक्स्ट्रा एनर्जी कौन कंपनसेट करेगा कि दिस एनर्जी इज कंपनसेटेड बाय फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा बॉन्ड इन एक्साइटेड स्टेट। द बॉन्ड एनर्जी बिकम रादर पुअर फॉर बिगर एटम्स, क्योंकि हम लोग तो 6s2 में आ गए, मतलब बहुत बड़ा एटम है। सो अबव प्रोसेस इज बिकम एनर्जेटिकली अनफेवरेबल, thus the tendency of 6s2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म बॉन्ड बिकम पुअर। ये लास्ट वाली ये लाइन समझ में आई? नहीं सर, एक बार फिर से बताना। हाँ में चली गई क्या? नहीं है? देखो इसने बोला कि मानो तुम्हारा 6s2 का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है, तो 6s2 का इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड बनाएगा तो दो नए इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बना रहे हैं, तो बॉन्ड तभी बनाएंगे जब उसको एक्साइट करवाएंगे। एक्साइट करवाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये एनर्जी कहां से कंपनसेट होगी? जो नए बॉन्ड बन रहे हैं। पर 6s2 मतलब एटम का साइज बहुत बड़ा है, 6s2 का इलेक्ट्रॉन आ गया मतलब हम 6 पीरियड में है, तो एटम का साइज बहुत बड़ा है, मतलब जो बॉन्ड बनेगा वो एक पुअर बॉन्ड बनेगा, बहुत वीक बॉन्ड बनेगा। तो उसके बॉन्ड बनने से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होने वाली। तो हमने एक्साइट करवाने में तो ज्यादा एनर्जी दे दी, बट बॉन्ड बना तो उसको हमारे पास एनर्जी मिली कम, दी हमने ज्यादा, एनर्जी मिली कम। तो ओवरऑल जो ये प्रोसेस था वो एनर्जेटिकली अनफेवरेबल हुआ हमारे लिए। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं 6s2 के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये सब कुछ पुअर प्रोसेस है एनर्जेटिकली। अभी समझ आया? यस सर। यस सर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो। नो सर। चलिए
तो ये तो एक्सप्लेनेशन था। अब मुद्दा क्या है, मेन जो हमारे काम की चीज है उसको हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग लिखते हैं क्या, देखो हम लोग लिखते हैं 13, 14 और 15 ग्रुप में ही होता है, तो हम लोग लिखते हैं इन बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिलीज स्टेबिलिटी ऑफ, जो यहां से कंक्लूजन आया वो लिख रहे हैं हम लोग, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। कि हम बोल रहे हैं ऊपर से नीचे जा रहे हैं पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी कम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो नाइट्रोजन फैमिली, सपोज करो नाइट्रोजन फैमिली की बात करता हूँ, तो नाइट्रोजन फैमिली में जैसे मान लो लास्ट में है 6s2 6p3, तो जनरली तो ये 3 बॉन्ड बनाता है। सपोज करो बिस्मिथ था, 3 बॉन्ड बना के लिया है बिस्मिथ Cl3, तो बिस्मिथ हुआ +3 में। अगर ये 5 बॉन्ड बना लेता, S के भी पार्टिसिपेट करते तो ये बनाता BiCl5, तो बिस्मिथ होता +5 में। तो पॉसिबिलिटी क्या है ये बनाने की, क्योंकि इनर्ट पेयर तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा ना, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब +5 की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ऊपर से नीचे जाने पर लोअर वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। समझ आई बात? हाँ सर। अब देखो इसमें होता है क्या, मैं लिख देता हूँ टेबल बना के। अरे भाई सही रहा, बेकार हो गया, कलर चेंज करना चाहिए हमें। जैसे मान लो मैंने टेबल बनाया ऐसा, कौन कौन है, बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थेलियम है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं, 3 फैमिली है 13, 14, 15 है ना। 3 है हमारे पास, एक 13 है, एक 14 है और एक 15 है, ठीक है। 13 के अंदर हमारे पास क्या होता है, 13 में हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +1 रहेगा या फिर +3 रहेगा, हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट लिखा है। 14 में +2 और +4 रहता है, 15 में +5 और +3 रहता है, हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट, ठीक है। अब होता कौन कौन है इनमें, देखो इनमें होते कौन कौन है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। इसमें ये सब लोग होते हैं टिन लेड लास्ट में, और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मिथ, एंटीमनी बिस्मिथ, ऐसा। तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी कम होता है। जब मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखवाए थे स्टेबल वाले, तब भी मैंने बताया था टेलुरियम का +1 स्टेबल होता है, लेड का +2 स्टेबल होता है, बिस्मिथ का +3 स्टेबल होता है। अगर कोई तुमसे ऐसा पूछ ले कि भैया बताओ गैलियम +3, इंडियम +3 और Tl+3, इसमें ऑर्डर क्या है स्टेबिलिटी का, क्या ऑर्डर बोलोगे? देख लो ऊपर वाले, GaInTl डिक्रीज होगा, क्योंकि देखो ये ग्रुप नंबर 13 के हैं, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम कम होगा। अगर हायर का कम हो रहा है तो लोअर का बढ़ेगा। तो कोई तुमसे पूछे गैलियम +1, इंडियम +1 और Tl+1, इनमें अगर स्टेबिलिटी पूछे तो क्या होगा, इंक्रीजिंग आएगा, क्योंकि हमने बोला है क्या, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी कम हो रहा है, मतलब ऑब्वियसली लोअर का बढ़ रहा होगा। तो Tl+1 ज्यादा स्टेबल है Ga+1 से। समझ आई बात? हाँ सर। ऐसा ही सेम हम लोग आर्सेनिक, Sb और बिस्मिथ के लिए लिख सकते हैं कि अगर उसमें +5 की बात करें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तो वो कम होगा, और लोअर की बात करें तो वो बढ़ेगा। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, समझ गए? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं नोट डाल के, जिसको हमने याद रखना है, क्योंकि उसके ऊपर बेस्ड भी काफी क्वेश्चन आते हैं। पॉइंट है इनर्ट पेयर इफेक्ट से रिलेटेड है कि क्या एग्जिस्ट करेगा और क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम बोलते हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा हमारे पास लॉजिक नहीं है, इसलिए डायरेक्टली याद रखते हैं हम लोग। कंपाउंड्स लाइक
TLF3, एक सेकंड रुको यार, TLF3, TL2O3, कॉमा PbF4, TLI3, PbCl4, BiF5, NaBiO3 एग्जिस्ट। तो इन सभी में देख लो, जो Tl है वो +3 में दिखेगा तुम्हें, और लेड है वो +4 में दिखेगा, बिस्मिथ है वो +5 में दिखेगा, बट फिर भी ये एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हमने बोला था कि रिग्रेस रिएजेंट आ जाएंगे तो दिख जाएंगे। वाइल, और कुछ जो नहीं करते उनको भी लिख देता हूँ, वाइल PbI4, PbBr4, BiI5, BiBr5, BiCl5 डू नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, इसमें एक स्पेशल केस है मेरे पास TLI3 का, है ना। TLI3 हम लोग बोलते हैं TLI3, स्टार मार्क करके लिख रहा हूं, ऑल्सो एग्जिस्ट बिकॉज हमारे पास हम लोग बोलते हैं जो TLI3 है ना, उसमें ऐसा नहीं होता कि ये जो थेलियम है ये +1 में है और आयोडीन है, सॉरी ये +3 में और आयोडीन -1 में, ऐसा नहीं होता। ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, ये +1 में ही रहता है और ये I3 माइनस में रहता है, ठीक है। ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम बोलते हैं ये एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो TL है वो +3 में है और I हमारा -1 में, ऐसा नहीं है। I3 ओवरऑल पर -1, ठीक है, बोलिए। चलिए, तो जितना हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट के, हाँ बिल्कुल याद ही रखना है। जहां पर लॉजिक देने की बारी आएगी मैं वहां पर दूंगा, जहां पर नहीं दे सकते वहां पर नहीं देंगे, ठीक है। फालतू के लॉजिक नहीं बनाएंगे बस अपनी तरफ से, क्योंकि वो लॉजिक फिर जिनका कोई सेंस नहीं है वो लॉजिक थोड़ी होता है। तो हमने देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किस बारे में, नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। कल वाले लेक्चर में हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म, ठीक है। अब देखो, हमें डेफिनेशंस को समझना बहुत जरूरी है कि डेफिनेशन क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी की, बताओ क्या होती है। Energy required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom in its ground state. डेफिनेशन ऑलमोस्ट सही बोली, एक थोड़ा सा गलत है। तूने बोला एनर्जी रिक्वायर्ड, नहीं, हम लोग बोलेंगे द मिनिमम एनर्जी, है ना, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। एनर्जी तो कितनी भी चाहिए, बट जो मिनिमम चाहिए उसी को बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। बहुत ज्यादा दे दो तो भी निकल जाएगा वो तो, बट जो मिनिमम से मिनिमम जो देनी पड़े वो होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, ऐसा नहीं लिखेंगे, टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड, मतलब ऑब्वियसली आउटर मोस्ट में ही होगा वो, मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम से निकालना है। हमारा एटम किसी लिक्विड में नहीं होना चाहिए, सॉलिड स्पेस में नहीं होना चाहिए, बॉन्डेड स्टेट में नहीं होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। सपोज करो E कोई एलिमेंट था, गैसियस फेज में था, एटम था, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो E+ बन गया, प्लस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो एनर्जी निकला, इस रिएक्शन का जो एनर्जी होगा उसको हमने बोला IE1, है ना। अब E+ था मान लो मेरे पास, उस E+ से मैंने E2+ प्लस इलेक्ट्रॉन, ये IE2 है। IE2 किसका है ये, देखिए यहाँ पर दो चीजें मैं लिख सकता हूं, दिस इज IE1 ऑफ E, दिस इज IE2 ऑफ E, या फिर मैं इसको एक तरीके से और लिख सकता हूं, दिस इज IE1 ऑफ व्हाट, E+, E+, है ना।
तो हमेशा हम ई के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे, तो उस चीज को ध्यान रखें। इसको अब हम E2+ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बनेगा, E3+ प्लस इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज IE3 ऑफ E। ई के रिस्पेक्ट में ही देखेंगे, है ना। तो ये देखो ऐसा चलता जाएगा, ये प्रोसेस चलता जाएगा ऐसे। अब देखो हो क्या रहा है, हम क्या बोलते हैं कि अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊं, ऐसे मैं बात करूं, मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूं, है ना, हाँ ऐसा इंक्रीज करेगा, तो मुझे बताओ Z इफेक्टिव बढ़ रहा है या घट रहा है। Z इफेक्टिव सर बढ़ रहा है। बढ़ेगा। देखो ऊपर से नीचे गया तो मैं बोलता हूं जो प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो है वो बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन तो सेम है, ऑब्वियसली ई तो ई ही है, तो प्रोटॉन का नंबर तो सेम रहेगा, प्रोटॉन इज एटॉमिक नंबर, वो तो वही है। बट इलेक्ट्रॉन का रेशियो देखो कम होता ही जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, ई से ई प्लस में कम हुए, 2+ में और कम हुए, 3+ में और कम हुए, तो इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, तो पी बाई ई का रेशियो बढ़ेगा, तो ओवरऑल जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव पी बाई के प्रोपोर्शनल है। तो अब मैं बोलूं अगर जेड इफेक्टिव की बात करें तो ई में सबसे कम है, E+ में उससे ज्यादा है, E2+ में उससे ज्यादा है, E3+ में उससे ज्यादा है। इतनी बात समझ आती है। यस। मतलब E2+ अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत भयानक तरीके से पकड़ के बैठा है। क्यों, क्योंकि उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है। जेड इफेक्टिव का मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ पुल करने का पावर। तो किससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, E3+ या जैसे बढ़ता जाएगा, E3+ से ना। तो देखो हम लोग बोलते हैं कि E से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल था, इसलिए IE1 सबसे कम था, देन उससे बड़ा IE2, देन उससे बड़ा IE3, देन उससे बड़ा IE4, ऐसा चलता जाएगा। मतलब E से इजीली निकल गया, E+ से और मुश्किल, E2+ से और मुश्किल, E3+ से और मुश्किल। ये बात समझ आती है। यस सर। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या एक चीज, आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका एक फैक्टर बस यही है कि जेड इफेक्टिव पे ही डिपेंड करेगा, नहीं, और दूसरे फैक्टर भी है, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम। इतनी बात समझ आती है। तो मतलब अगर मान लो मैं आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखूं, सबसे कम E का, उससे ज्यादा E+, फिर E2+, सॉरी, इतनी बात समझ आती है, बोलो। यस सर। तो एक पॉइंट में लिखता हूं, फॉर एन एटम सक्सेसिव ionization energy increases because of increase in Z effective। Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी मतलब IE1, IE2, IE3 हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इतनी बात समझ आ गई। हाँ सर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करेंगे, है ना। लिख ही देता हूं। हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। कौन कौन से फैक्टर मेरे आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करेंगे। तो देखो कुछ हमने पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा। जैसे फर्स्ट जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव अफेक्ट करेगा, यस। सेकंड साइज अफेक्ट करेगा, यस। जेड इफेक्टिव कैसे अफेक्ट करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। साइज कैसे अफेक्ट करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम। अच्छा, साइज वाले कॉन्सेप्ट को कोई एक्सप्लेन कर सकता है कैसे ऐसा होगा। साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम क्यों है। जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए कम है, उसको हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। तो ऑब्वियसली साइज बढ़ रहा है तो आउटर मोस्ट सेल पर न्यूक्लियस का इफेक्ट कम हो गया है, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा ना, ठीक है। तो इजीली उसको निकालना इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो साइज ज्यादा बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम, कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है।
थर्ड पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं हाफ फिल्ड एंड fully filled, half filled and fully filled configuration are relatively more stable. Half filled and fully filled configuration are relatively more stable. ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखते हैं क्या आगे, therefore ionization energy of the half filled and fully filled configuration are क्या होगा बताओ, ज्यादा या कम? ज्यादा, रिलेटिवली हायर। ठीक है, एक फोर्थ पॉइंट और लिख देता हूं मैं आयनाइजेशन एनर्जी का। मुझे बताओ कौन से ऑर्बिटल या कौन से शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, एस से या एफ से? एफ से। हाँ, एफ से। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखते हैं हम लोग ऐसा, इसमें एन एस एन पी एन डी और एन एफ भी लिख देता हूँ। शेल सेम रहना चाहिए, मतलब 4s को 4f से कंपेयर करेंगे, ऐसा गधे घोड़े कंपेयर नहीं करने कि 1s को 5f से कंपेयर करा, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। n सबके लिए सेम रहेगा, इसलिए मैंने लिखा है ns np nd nf, इनकी बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड ये रहेगा। इसमें हम लोग लिख रहे हैं अदर फैक्टर्स आर सेम, तब हम लोग इसको देखेंगे। बाकी जनरली स्टार्टिंग के 3 पॉइंट से इनसे से मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। अब उसके कुछ ट्रेंड्स देखते हैं, तब हमें ज्यादा आइडिया होगा। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, कैसा इसका ट्रेंड रहेगा पीरियोडिक टेबल में? सबसे पहला बात करते हैं हम लोग अक्रॉस द पीरियड, लेफ्ट टू राइट। अक्रॉस द पीरियड हम लोग बात करते हैं तो हम बोलते हैं इन पीरियड फ्रॉम L to R, लेफ्ट टू राइट, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, समझ गए? हाँ सर। अब इसके लिए हम लोग 3 पीरियड लेंगे, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड, फिर इसको देखते हैं हम लोग, है ना। फिर डी ब्लॉक को अलग से पढ़ लेंगे डाउन द ग्रुप में। चलिए, अब सबसे पहला 3 पीरियड लिख देता हूं मैं, उसमें ऑर्डर तुम्हें बताना। हाइड्रोजन हीलियम, दूसरा पीरियड मैंने लिखा क्या, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। लास्ट लिखा मैंने सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन ऑर्गन। अब देखो हाइड्रोजन और हीलियम में किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है? हीलियम का ज्यादा होगा ऑब्वियसली, हीलियम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो उससे तो इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा ही मुश्किल है, समझ गए। चलिए, अब लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन में, नियॉन का वैसे ही देखो ऑर्डर में बताता हूं, ऑर्डर याद कैसे करना है। वैसे ऑर्डर तो आना क्या चाहिए था, लेफ्ट टू राइट बढ़ना चाहिए था, बट हमारे पास 2 लोग ऐसे हैं जो गड़बड़ी करेंगे। कौन? एक तो बेरिलियम और एक नाइट्रोजन, ये कुछ कुछ गड़बड़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये फुली फिल्ड है और ये क्या है, ये हाफ फिल्ड है। तो इनको क्या करो, एक एक का जंप करवा दो, मतलब इसको यहां लिख दो और इसको यहां लिख दो। ये क्या है, ये मैं क्या बता रहा हूं, ये मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूं, है ना। अब इसको कैसे लिखो, इसको ऐसा लिखो, लिथियम, अब ये बेरिलियम तो जंप कर गया तो बोरोन पहले, देन बेरिलियम बाद में, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन तो जंप कर गया तो ऑक्सीजन यहाँ, नाइट्रोजन यहाँ, देन फ्लोरीन, देन नियॉन। जंप क्यों किया, इनका अपने आगे वाले से ज्यादा क्यों आ गया आयनाइजेशन एनर्जी? अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड तो कम आना चाहिए था, पर इनका तो हाफ फील्ड होता है इसलिए ज्यादा है। अब इंक्रीज करता है तो इंक्रीज करने वाला ऑर्डर लिख,
समझ गए? हाँ सर। सेम टू सेम इसमें होगा। मैग्नीशियम लफड़ा करेगा, फास्फोरस लफड़ा करेगा। क्यों कर रहा है लफड़ा? मैग्नीशियम को क्या हो गया? मैग्नीशियम बोला भाई मैं तो पूरा भरा हूं, मुझे कंसीडर करो। फास्फोरस बोलता है मैं भी थोड़ा तो आधा हूं। तो ये भी सेम, बस एक जंप लगा के अपने वाले से आगे आ जाते हैं, है ना। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि सर 2 जंप क्यों नहीं लगाया, 4 क्यों नहीं लगाया, ऐसा ही है। सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन आर्गन। अरे तुम्हारा तो फिर भी ठीक है, 11th वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ भी मैं केमिकल बॉन्डिंग, उनको तो बताना भारी पड़ जाता है, वो तो पीछे पड़ जाते हैं ऐसा ही क्यों। अरे मैंने थोड़ी बनाया मॉलिक्यूल भाई, ऐसा ही होता है। केमिस्ट्री का नाम ही एक्सेप्शन है सर। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री का नाम एक्सेप्शन नहीं है, केमिस्ट्री का नाम है प्रैक्टिकल। यस सर। और ऐसे प्रैक्टिकल जो लैब में होते हैं पेन पेपर पर नहीं, इसलिए तो देखो इसमें ऐसा आप बढ़ेगा, ठीक है। तो ये याद रखने का तरीका मैंने बताया कि बेरिलियम और नाइट्रोजन, और लास्ट सेकंड वाले में सोडियम और मैग्नीशियम और फास्फोरस, या फील्ड होते तो एक एक जंप मार जाएंगे, तो इनको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। याद रखने का तरीका बताया ताकि तुम भूलो नहीं कभी। सेकंड हम लोग बात करते हैं अक्रॉस द पीरियड के बाद डाउन द ग्रुप। अब डाउन द ग्रुप में ऐसा क्या हो जाएगा? डाउन द ग्रुप में भयानक है कौन? डी ब्लॉक पूरा भयानक है, पी ब्लॉक आधा भयानक है। कैसे? देखो ऐसे है, हम लोग बोलते हैं क्या, हम लोग इसमें लिखते हैं डाउन द ग्रुप, हम लोग लिखते हैं इन अ ग्रुप फ्रॉम टी टू बी, मतलब टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? क्या होगा बोलो? डिक्रीज होगा, ठीक है। अब देखो एस ब्लॉक के बारे में बात करें इसमें, है ना, इसमें हम लोग बात करें एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में कैसा ट्रेंड आएगा ग्रुप के अंदर? तो एस ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक नॉर्मल है ना, कुछ नहीं है इसमें, नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब, नॉर्मल का मतलब नॉर्मल ऊपर से नीचे जाएंगे, जैसा डिक्रीज करना चाहिए वैसा डिक्रीज करता है ना, ट्रेंड फॉलो करेगा बिल्कुल। अब आते हैं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में थोड़ा दिक्कत है। किसमें दिक्कत है? पी ब्लॉक में एक दो लोग हैं जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं। कौन? एक तो ग्रुप नंबर 13, पी ब्लॉक स्टार्टिंग ग्रुप नंबर 13 से होता है। तो देखो करना क्या है, पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर 13 में पहले तो ग्रुप नंबर 13 लिख दो। क्या होता है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, पर इसको थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंज कैसे? इन दोनों की पोजीशन चेंज करो और एक थेलियम को उठाकर यहां लाओ। तो कैसे लिखूंगा वापस? बोरोन, थेलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, है ना। अब डिक्रीज करेगा, डिक्रीज कर दो, ऐसे ही होगा। एक तो ग्रुप नंबर 13 सबसे ज्यादा काम खराब करता है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी में, इसको याद रखो। ग्रुप नंबर 13 में बहुत दिक्कत है ना। चलिए इसको ना एक बार मैं ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके बताता हूँ, शायद क्या पता है तुम्हें ग्राफ से ज्यादा याद हो जाए। मतलब हमें तो याद रखना है चाहे कैसे भी करो। सर कोई ग्राफ पे स्पेसिफिक, क्या क्या बोल रहा है? कोई रीजन है इसके ऐसे होने के लिए? रीजन होता तो मैं बता देता ना। ठीक है सर। देखो इधर मैं Z लिख रहा हूँ, Z का मतलब एटॉमिक नंबर इधर इंक्रीज कर रहा है, उधर आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखो सबसे ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी में कौन है? बोरोन। बोरोन के बाद कौन आता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम थोड़ा नीचे है, मान लो एल्यूमिनियम यहाँ पर है ना, बोरोन के बाद एल्यूमिनियम आता है, वो यहाँ पर है। फिर एल्यूमिनियम के बाद आता है गैलियम। गैलियम एल्यूमिनियम से तो ज्यादा है, तो एल्यूमिनियम से ऊपर बना दो यहाँ पर गैलियम। बाद में लिख दूंगा नाम, पहले मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, है ना। फिर एल्यूमिनियम के बाद आता है इंडियम। इंडियम सबसे नीचे, तो इंडियम सबसे नीचे लगा दो यहाँ। फिर थेलियम, बोरोन से कम है, बाकी सबसे आगे, मतलब वो यहाँ। तो शेप देखो, शेप कैसा बना है, कैसा शेप है ये? डब्ल्यू।
ये W बना है, W ऐसा W जो बाद में बैठ गया है थोड़ा सा। तो अगर तुम्हें शेप याद रहेगा ना ऐसा W, तो भी तुम लगा सकते हो आइडिया। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो देखो या तो शेप से याद रख लो या वैसे याद रख लो, दोनों ही तरीके हमको पता होने चाहिए, ठीक है, समझ गए। मैंने इसका ग्राफ क्यों बनाया, क्योंकि भैया ग्रुप नंबर 13 में सबसे ज्यादा लोचा है, इसलिए। ग्रुप नंबर 14 में भी दिक्कत है। एक दिक्कत क्या है, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। दिक्कत ये है इसमें टिन लेड को एक्सचेंज कर दो, बस इतनी सी ही दिक्कत है और कुछ नहीं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड पहले, टिन बाद में। डिक्रीज करता है, कर दो डिक्रीज। तो इसको याद रखना। बस ग्रुप नंबर 13 14 ही हम लोग बताते हैं, बाकी नहीं बता रहे। अब सबसे खतरनाक है हमारा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को तो एकदम टिप्स पे रट लो बिल्कुल। आयनाइजेशन एनर्जी इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए। हमारे को थ्योरी एकदम रटी हुई रहनी चाहिए कि बस थ्योरी टिप्स पर है, हम सब कुछ कर देंगे। तो इसमें देखो सारे के सारे 12 के 12 ग्रुप का ट्रेंड बता रहा हूँ, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, बिना लॉजिक का है वो ट्रेंड। ग्रुप नंबर 3 है हमारे पास ग्रुप नंबर 4 है, 5 है, 6 है और 10 है। 4, 5, 6, 10 एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ग्रुप नंबर 3 अपना अलग चलता है। ग्रुप नंबर 7, 8, 9, 11 अपने अलग ट्रेंड को फॉलो करते हैं। किसी ने पढ़ा ये पहले क्या होता है इनका ट्रेंड? आयनाइजेशन एनर्जी का बता रहा हूं मैं। जनरल ट्रेंड होता है आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, तो ग्रुप नंबर 3 फॉलो करता है ट्रेंड को। 3D का सबसे ज्यादा, 4D का कम, फिर 5D का कम। ग्रुप नंबर 3 अकेला है जो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। 4, 5, 6 और 10 वाले ग्रुप में क्या होता है, उल्टा हो जाता है ऑर्डर। 7, 8, 9 में तो वो अजीब सा हो जाता है, उल्टा सीधा कुछ भी नहीं है, तीसरा ही कुछ बन गया। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ये ऑर्डर है, यह हमें याद रखना है। ग्रुप नंबर 3 में ही होता है, 4, 5, 6, 10 में ही होता है, ग्रुप नंबर 7, 8, 9, 11, 12 में ही होता है, ठीक है। अब देखो ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर मैंने तुम्हें लिखवा दिया। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें बस ये याद है और तुम्हें यही नहीं पता कि ग्रुप में एलिमेंट कौन आ रहे हैं। जैसे मान लो मैंने तुमसे पूछा फॉर एग्जाम्पल, इनको तुम अरेंज करो, किसको, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, इसको अरेंज करो आयनाइजेशन एनर्जी में, कौन से ग्रुप में आते हैं? 9 में आ रहे, ये आते हैं ग्रुप नंबर 9 में। तो हमें ये पता होना चाहिए ग्रुप नंबर 9 में आते हैं और ये 3D का एलिमेंट है, ये 4D का एलिमेंट है, ये 5D का एलिमेंट है, और ये आते हैं 9th ग्रुप में। तो ग्रुप वगैरह सब याद होने चाहिए। 9th ग्रुप में कौन सा फॉलो करेगा, सबसे लास्ट वाला, 5D सबसे ज्यादा, मतलब इरिडियम सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी में, देन कोबाल्ट, देन रोडियम। समझ गए? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए एक पॉइंट लिखवा देता हूँ नोट डाल के, फिर एक मैं क्वेश्चन दूंगा करने को, है ना, वो करना, फिर क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है। नोट डाल के क्या लिख रहे हैं हम लोग, पॉइंट है नोट डाल के, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल, पीटी का मतलब पीरियोडिक टेबल, लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। बोलो, फिर मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं। सर क्लोरीन हाईएस्ट। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब किससे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल है? सर हीलियम। तो देखो हीलियम से निकालना हमारे लिए सबसे मुश्किल है। क्यों? क्योंकि देखो सबसे मुश्किल इलेक्ट्रॉन निकालना नोबल गैसेस से ही है, क्योंकि सारे फुली फिल्ड है, सब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। उसमें भी उससे होगा जिसका साइज सबसे छोटा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, तो हीलियम से। सबसे आसान किससे होगा? एल्कली मेटल से। तो उसमें भी सबसे बड़ा सीजियम उससे आसान होगा, तो सबसे लोवेस्ट होगा सीजियम का, क्योंकि सबसे आसान है। हीलियम सबसे मुश्किल है, इसलिए हाईएस्ट। क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेट द ऑर्डर फॉर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पीरियड नंबर 2 एलिमेंट्स।
कर दो जल्दी से और बताओ मुझे क्या होगा। करो तुम लोग, मैं आता हूँ 2 मिनट में, है ना।